Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 4th of July 2025. तो गाइज आज है तारीख 4 जुलाई 2025 और है फ्राइडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी करंट अफेयर्स इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप सभी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, जिसके थ्रू आप दिन में अपनी एक इंपॉर्टेंट शुरुआत कर सकते हैं। तो रोजाना सुबह 6 बजे आपको ये लेक्चर मिलेगा। कल बीच में मैंने आपका ये जो लेक्चर है वो रोक दिया था। रीजन मैंने आपके कल के द हिंदू के वीडियो में खुद बता दिया है, जाकर एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं कल का द हिंदू का वीडियो। लेकिन कोई बात नहीं, लेक्चर कल नहीं आया था, ऐसा नहीं होगा कि कल के कंटेंट छूट जाएगा या कल का आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे। डिस्कशन रोजाना चलेगा, आपका कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। कल के कुछ आर्टिकल्स जो रह गए हैं, पेंडिंग है, उनको भी यहां पर आज के वीडियोस में और कल के वीडियोस में इंक्लूड करके समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका करंट अफेयर कवर भी हो जाएगा। तो दोस्तों मॉर्निंग की शुरुआत यानी रोजाना 6 बजे आप इस वीडियो से कर सकते हैं। चलिए आइए बात करते हैं आज के हमारे एनालिसिस में क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा कि सर द हिंदू पढ़ लिया तो इंडियन एक्सप्रेस का इंपॉर्टेंट आर्टिकल छूट गया, इंडियन एक्सप्रेस का इंपॉर्टेंट भी पढ़ लिया तो पीआईबी का छूट गया, पीआईबी का पढ़ लिया तो डाउन टू अर्थ का छूट गया। ऐसा रहता है ना। इसमें जितने भी रेलिवेंट सोर्सेस होंगे एक पर्टिकुलर डे में, जितने भी आर्टिकल इन सोर्सेस में आए हुए होंगे जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपको यहां पर मिलने वाले हैं। उसका विस्तार से एनालिसिस मैं करूंगा ही करूंगा, ठीक है। चलिए पहला आर्टिकल दोस्तों आपके सामने ये प्रेजेंट है, खासी पीपल के बारे में बात करता है। एक रेलिवेंट टॉपिक, एक ऐसा टॉपिक जहां से यूपीएससी ने ऑलरेडी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने की, ताकि आप लिंकेज बैठा सके, पता चल सके कि मेरे लिए क्या काम का है और क्या काम का नहीं है। तो हुआ क्या है, मामला क्या है, ये आपके सामने दोस्तों न्यूज़ आर्टिकल है, खबर है। तो खबर ये है और जो काम की चीज़ होने वाली है, जो एग्जाम में पूछी जाएगी, वो इसके नीचे आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा, ठीक है। देखो, मेघालय की हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया है और उस पिटीशन के आधार पे बहुत सारे लोगों का जो ये सर्टिफिकेट का मामला है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। मेघालय में खासी पीपल सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो वह सभी लोग आज के समय पर स्केड्यूल ट्राइब के स्टेटस को एंजॉय करते हैं, यानी उनको स्केड्यूल ट्राइब का स्टेटस यानी एसटी का स्टेटस मिला हुआ है। तो अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक डिसीजन पास किया है, जहां पे इन जो पीपल हैं, इन लोगों में कुछ कैटेगरीज के जो ये सर्टिफिकेट हैं एसटी के, वो रोक दिए गए हैं। तो ये मामला मेघालय हाईकोर्ट के पास में पहुंचा। मेघालय हाईकोर्ट यहां पर देखेगा, जिसके आधार पे बहुत सारी लोगों की जो लाइफ है वो डिपेंडेंट होगी, ठीक है। मेघालय हाईकोर्ट बताएगा कि भाई यहाँ पर ये जो अभी कुछ लोगों के सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे हैं वो सही है या गलत है, वो उस पर डिपेंड करता है, जिस वजह से मामला आज के समय पर न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। तो आपको एग्जाम के लिए, क्योंकि वो न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है खासी पीपल। इनके बारे में जानिए, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इन कम्युनिटीज़ को लेकर बहुत क्वेश्चंस हर साल बनते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज़ को लेकर भी क्वेश्चन बनते हैं। पहले हमें चलना होगा मेघालय को देखने के लिए। मेघालय कहाँ पर है, तो मेघालय दोस्तों अपना नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट है। जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो आपके यहाँ पर ये 8 राज्य आ जाते हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काउंट किए जाते हैं। अभी मेघालय के बारे में पढ़ लेते हैं, और आज अरुणाचल प्रदेश भी चर्चाओं में है, तो अभी थोड़ी देर बाद अरुणाचल प्रदेश के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, ये है हमारा मेघालय। इसकी कैपिटल है शिलोंग। मेघालय की एक बड़ी बाउंड्री लगती है बांग्लादेश के साथ में, और एक बाउंड्री लगती है यहाँ पर असम के साथ में, ठीक है। असम के साथ में डोमेस्टिक बाउंड्री लग रही है, और इधर यहाँ पर देखोगे इंटरनेशनल बाउंड्री वो मेघालय की बांग्लादेश के साथ में लगती है। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे आते हैं। अब यहीं पर मेघालय का मैप देखोगे दोस्तों, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में ये बटा हुआ है। तो यहाँ की जो एक इंडिजीनियस ट्राइब है, जो यहाँ पे लंबे समय से ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, मैंने आपको बताया, वो है यहाँ पे खासी पीपल। और ये ट्राइबल कम्युनिटी सबसे ज्यादा मेघालय में दो इंपॉर्टेंट जगह है, एक खासी हिल्स है और दूसरे जयंतिया हिल्स हैं। आपने ये नाम कई बार सुना होगा। तो इन पहाड़ियों पे इन लोगों की जो संख्या है सबसे ज्यादा है। क्लियर हो गया। अब जो ये खासी पीपल है ये केवल मेघालय तक सीमित नहीं है, ये बात याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो मेघालय के जो ये खासी पीपल हैं ये असम में भी प्रेजेंट है और बांग्लादेश में भी कुछ मात्रा में इनकी पॉपुलेशन प्रेजेंट है। इनको माना जाता है कि ये बहुत ज़्यादा पहले का एक बहुत इंपॉर्टेंट एथनिक ग्रुप है जो इस रीजन में लंबे समय से रहा है। लेकिन ये ग्रुप ऐसा नहीं है कि यहीं से आया है, ये ग्रुप दोस्तों यहाँ पे माइग्रेट किया, यानी कि ये जो लोग हैं, अगर आप इनका थोड़ा इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलता है तिब्बत, क्योंकि ऊपर अगर आप देखोगे तो ये तिब्बत है,
ठीक है। और उसके बगल में देखोगे तो यहाँ पर म्यांमार मिलेगा। तो म्यांमार से और तिब्बत से बहुत सारे लोग यहाँ पर आए, माइग्रेट करे 500 BC के समय पर। तो ऐसा बोला जाता है कि हाँ, इस तरीके से इनका ओरिजिन होता है मेघालय के अंदर में। ठीक है, आगे सुनिए। अब बात आती है यहाँ पर इनकी भाषाओं की, एग्जैक्टली कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है ये ट्राइबल कम्युनिटी। तो खासी पीपल हैं और इनकी जो मेन भाषा है वो खासी ही है, याद रखिएगा। इनकी पहचान है इनकी भाषा। हालांकि इंग्लिश हिंदी दोनों बोल सकते हैं, दोनों बोली भी जाती है, लेकिन जो खासी भाषा है वो हमेशा से इनका एक प्राइमरी लैंग्वेज रहा है। उसी का सबसे पहले ये उपयोग करते हैं अपने जीवन भर में या रोजाना मर्रा जिंदगी के अंदर में। ठीक है। अब इनकी सोसाइटी के बारे में जब बात होती है तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है ये मैट्रीलिनियल सोसाइटी को फॉलो करती है। अब देखो, आपने दो सोसाइटीज के बारे में पढ़ा होगा, एक होती है पैट्रीलिनियल और एक होती है मैट्रीलिनियल। कई बार पढ़ा रखा है। पैट्रीलिनियल जो आजकल देखोगे नॉर्मली सबसे ज़्यादा जो फॉलो होता है वो पैट्रीलिनियल वाला कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि जो परिवार होता है वो फादर के नाम पे चल रहा होता है। ठीक है, फादर के जो जितने यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो फादर का नाम है, फादर का सरनेम है, हम जो वो फादर का इस्तेमाल करते हैं। तो पैट्रीलिनियल मतलब फादर का सरनेम यूज होना परिवार के अंदर में। ठीक है। जो मैट्रीलिनियल होता है यहाँ पर शादी होने के बाद में मदर का सरनेम यूज किया जाता है, वो मैट्रीलिनियल वाली सोसाइटी में होता है। तो खासी पीपल में भी दोस्तों अगर आप लोग देखोगे तो ये मैट्रीलिनियल सोसाइटी को फॉलो करते हैं। ठीक है, इनका जो परिवार है, ठीक है, वो स्पेशली यहाँ पर देखोगे वो मदर की साइड में ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है, यानी कि जो मदर का सरनेम वगैरह है वही परिवार में यूज़ किया जाता है। महिला यहाँ पर यानी इस कम्युनिटी में एक बड़ा रोल प्ले करती हैं डिसीजन मेकिंग में। घर का कोई बड़ा डिसीजन लेना है, फैमिली अफेयर्स के कोई मैटर्स है उनको हैंडल करने का काम वेमेन का होता है। मेजोरिटी ऑफ लोग यहाँ पर क्रिश्चियन हैं, लेकिन इन ट्राइबल कम्युनिटीज में कुछ हिस्सा, छोटा सा ग्रुप ऐसा है जो हिंदूज भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ लोग क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे फॉलो करते हैं। याद रखना है ये बात। ठीक है। अब लाइवलीहुड की बात आती है तो ये सभी लोग ज़्यादातर कल्टीवेशन पर डिपेंडेंट हैं। ठीक है, खेती बाड़ी करते हैं, उससे पैसा आता है। लेकिन आज क्योंकि खेती बाड़ी लंबे समय पहले हो रही थी, नॉर्थ ईस्ट में देखोगे तो लंबे समय से एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आया है। नॉर्थ ईस्ट से कितने लोग आपको देखने को मिलेंगे स्पोर्ट्स में बड़े लेवल पर उनका नाम देखने को मिलेगा। डॉक्टर्स, इंजीनियर, बिजनेस पर्सन, टीचर्स के तौर पे आजकल लोग प्रोफेशंस में उतर रहे हैं। तो पहले के कंपैरिजन में अभी सिनारियो में एक बड़ा डेवलपमेंट, बड़ा चेंज आया है। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी जब मेघालय की बात कर रहे हैं तो मेघालय का स्टेटस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है संविधान में। दोस्तों अगर आप देखोगे मेघालय में जो ये ट्राइबल कम्युनिटी है इनको मैंने आपको बताया स्केड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला हुआ है, एसटी का स्टेटस मिला हुआ है। और जिसको भी एसटी का स्टेटस मिलता है तो अलग से उनको जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जैसे लॉ प्रोटेक्शन, टैक्स में कुछ छूट दी जाती है, रिजर्व लैंड मिलता है, एजुकेशन और जॉब्स के अंदर में रिजर्वेशन यानी कोटा मिल जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स एसटी स्टेटस में मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल आप दोस्तों मेघालय का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखोगे तो आपको पता होगा हमारे नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य हैं। वो 4 राज्य कौन से हैं, ATMM करके आपको कई बार पढ़ाया है। A से असम, M से मिजोरम, T से त्रिपुरा और M से मेघालय। तो मेघालय जो है आज के समय पर वो 6ठे स्केड्यूल में कवर किया गया है भारतीय संविधान के अंदर में। 6th स्केड्यूल में कवर करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि इनको कुछ पावर्स अपने हिसाब से दी गई है इनके ट्राइबल रीजन में, कि ताकि अपने राइट्स को, ये जो अपने हक हैं उनकी प्रोटेक्शन करें, अपने आप को गवर्न कर सके, अपने आप को अपने हिसाब से चला सके। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम खासी पीपल की बात कर रहे हैं तो खासी लोगों में एक बड़ा फेस्टिवल काफ़ी चर्चाओं में रहता है। जैसे नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल चर्चाओं में रहता है ना। तो कई सारे एग्जामिनेशन में हॉर्नबिल फेस्टिवल को लेकर क्वेश्चन बन चुका है। मेघालय की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको ये कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स के नाम दिए गए हैं। जैसे शाद सुख म्यांसीम करके फेस्टिवल है, ये स्प्रिंग फेस्टिवल होता है, नेचर को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर ऐसे ही नांगक्रेम डांस फेस्टिवल है, ये 5 दिन का एक रिलीजियस फेस्टिवल होता है। जो जब कटाई होती है खेतों की तो एक बहुत ज़्यादा अच्छी कटाई होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है इस वाले त्यौहार में। फिर होता है बहंदेन क्लम फेस्टिवल, इसका मेन पर्पज़ होता है जो बुरी चीज़ें हैं या बुरी आत्मा है उसको दूर करना और एक अच्छी हेल्थ को प्रमोट करना। तो ऐसे 3 इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स यहाँ पर होते हैं। चलो फेस्टिवल्स याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। उससे पहले जो बताया मेघालय 6 शेड्यूल में है, 6 शेड्यूल में 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उससे इनको एक खुद की ऑटोनॉमी यानी खुद की पावर्स मिलती हैं अपने आप को गवर्न करने के लिए। एंड उसके पहले जो यहाँ पर खासी पीपल के बारे में बेसिक बातें बताई, जैसे खासी भाषा का स्पेशली यहाँ पर यूज़ करते हैं, मैट्रीलिनियल सोसाइटी को फॉलो करते हैं। ये 4 से 5 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नोट्स बना रहे हो तो उसको छोटे से सेक्शन में लिख लीजिएगा।
अब उसके अलावा जो याद रखना है, मेघालय किस लिए पॉपुलर है? मेघालय में लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। रीजन क्या है? उनको लिविंग रूट ब्रिज देखना होता है। मेघालय में दोस्तों बहुत पॉपुलर है, जो हमारा ये पेड़ होता है ना, पेड़ों की जड़ जो है, ये पेड़ों की जड़ों से आपस में मिलाकर एक ब्रिज बनता है। ऐसे पुल आपको मेघालय में बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको नाम दिया जाता है लिविंग रूट ब्रिजेस। ये देखोगे डबल ब्रिज यहाँ पर है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है आज इंटरनेशनली और नेशनली दोनों जगहों पे। ठीक है, तो याद रखिएगा, खासी जो ट्राइब है, इन ट्राइबल पीपल का एक स्पेशल कनेक्शन है नेचर के साथ में या इस ब्रिज के साथ में। तो ये जो ब्रिज बनता है एक पेड़ से बनता है, उस पेड़ का नाम है फिकस इलास्टिका ट्री। ठीक है, नाम ही इलास्टिका है, यानी इलास्टिक की तरह यहाँ पर इसकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो स्ट्रेच होती हैं और उसी के माध्यम से यहाँ पर ये जो पुल है इनका फॉर्मेशन किया जाता है। ये जो पुल बनाया जाता है 100 फीट तक बनाया जा सकता है और 100 साल तक टिक जाएगा। जो आजकल यहाँ पर पुल बनते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, कुछ टाइम बाद ढह जाते हैं या बनते बनते ही गिर जाते हैं। ठीक है, वैसा नहीं है, 100 ईयर्स तक यहाँ पर या 100 ईयर्स से भी ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है। और आजकल सबसे फेमस ये जो लिविंग रूट ब्रिज है वो मेघालय का एक गांव है जिसका नाम है नोंगरियत गांव। वहां पर डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। लोग इधर से उधर जा सकते हैं इसी ब्रिज का इस्तेमाल करके, क्योंकि नीचे नदी है, ऊपर यह ब्रिज बना हुआ है। तो याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। क्या कोई यहां से क्वेश्चन बना है? बिल्कुल बना है सर। यूपीएससी का 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया, तो द लोकल पीपल ट्रेन द रूट्स ऑफ लिविंग ट्रीज इनटू अ रोबस्ट ब्रिजेस अक्रॉस द स्ट्रीम। वहां के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि जो पेड़ों की जड़ें हैं उसका इस्तेमाल करते हैं मजबूत सा पुल बनाने के लिए। जैसे जैसे टाइम बीतता रहता है ये जो ब्रिज है और मजबूत होता रहता है, क्योंकि जड़ें फैलती हैं, अपने आप में घनी होती चली जाती हैं। जो नॉर्मल ब्रिजेस है वो कमजोर होते हैं समय के हिसाब से, ये ब्रिज और स्ट्रांग होता है समय के हिसाब से। तो ये जो यूनिक लिविंग रूट ब्रिज है ये कहां पर पाया जाता है सर? ये क्वेश्चन यूपीएससी का 2015 का है। आप देख रहे हो, डायरेक्ट कनेक्शन मिल गया। ऑप्शन नंबर ए मेघालय इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन जिन न्यूज में पीवाईक्यूज मिलेंगे सब में लगाऊंगा, सब आपको यहां पर समझाऊंगा। अगले न्यूज आर्टिकल पर आएंगे, कुछ बेसिक सा डेटा है उसको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जितने भी लोग फर्स्ट टाइम पर आए हैं चैनल पर या वीडियो में जुड़े हैं, ठीक है। इसके बाद हम फिर से 9 बजे मिलेंगे, तैयार रहना। रोजाना सुबह मॉर्निंग में 9 बजे द हिंदू एनालिसिस के साथ में, जिसमें हम लोग एक डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं सभी न्यूज आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स का। और ये मॉर्निंग में 6 बजे मिल जाता है, यानी अपने दिन की शुरुआत भी आप करंट अफेयर से कर सकते हैं। अगर आपका कोई गोल है सुबह उठना है, लेकिन हम करें क्या, मॉर्निंग में उठ रहे हैं, 6 बजे आपके सामने वीडियो प्रेजेंट है, हाथों हाथ करंट अफेयर्स को खत्म कीजिए। वो करंट अफेयर जो एक्यूरेट हैं, आपके सिलेबस के हिसाब से तैयार करे गए हैं, आपके पीवाईक्यूज के साथ में लिंक हैं, कोई टाइम वेस्ट किसी प्रकार का नहीं है। इसलिए मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से रख लें, ठीक है। चलिए अगला जो आर्टिकल है ये बात करता है मायोजेनेसिस के बारे में। अब रिसेंटली आपको पता है जो एक्सियम फॉर्मेशन है वो कितना ज्यादा चर्चाओं में देखने को मिला। एक्सियम फॉर्मेशन में बहुत सारी स्पेस एजेंसीज ने आपस में मिलकर कोलैबोरेट किया है और कोलैबोरेट करके यहां पर एक इंपॉर्टेंट मिशन को रिसेंटली लॉन्च किया। जो ये मिशन लॉन्च होता है दोस्तों, इसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजा गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक छोटा सा स्टेशन जो हमने बना के अंतरिक्ष में भेज रखा है, 400 किलोमीटर की दूरी पर है पृथ्वी से। तो वहां पे ये सभी लोग पहुंचे। उसमें फर्स्ट इंडियन भी आपको देखने को मिलेंगे जो लगभग 40 से 41 साल बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए हैं। उनका नाम है शुभांशु शुक्ला। तो ये ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला। इन्होंने यहाँ पर इसको लीड भी किया एक्सियम फॉर्मेशन को। शुभांशु शुक्ला जी के साथ साथ यहाँ पर यूएसए की यहाँ पर एक पर्सनालिटी थी, एक हंगरी के थे और एक पोलैंड के थे। ये 4 लोग यहाँ पर पहुंचते हैं दोस्तों एक्सियम फॉर्मेशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है। तो हाल ही में एक्चुअली में क्या हुआ है, इस एक्सियम फॉर्मेशन का जो हमारा मेन टारगेट क्या है, नई नई प्रकार की रिसर्च करना। अंतरिक्ष में क्या होता है, ग्रेविटी आपकी कम हो जाती है, ग्रेविटी नहीं होती तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोग्रेविटी। उस माइक्रोग्रेविटी का अलग अलग चीजों पे इंपैक्ट क्या पड़ रहा है उसी को हमें स्टडी करना होता है इसी पर्टिकुलर एक्सियम फॉर्मेशन में। हमने बहुत सारे टारगेट्स बना रखे हैं, 30 से ज्यादा चीजों के ऊपर में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इसमें जो पहला काम हो चुका है वो है मायोजेनेसिस को लेकर। दोस्तों अब यहां पर थोड़ा सा याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है हाल ही में मायोजेनेसिस नाम का वर्ड चर्चाओं में था, आप उससे क्या समझते हैं या आपको उसके बारे में क्या पता है।
तो मायोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके तहत जो हमारे बॉडी में मसल फाइबर्स होती हैं, मसल फाइबर समझ रहे हैं, जो मांसपेशियां होती हैं वो बनती हैं, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और इसी के तहत, क्योंकि दोस्तों ये जरूरी है, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारा जो स्केलेटल मसल टिश्यू है बॉडी के अंदर में, बहुत सारी चीजें हैं आपकी, लास्ट में यहां पर बोन्स हैं, टिश्यूज हैं, मसल्स हैं। मसल्स जो ये मांसपेशियां बहुत जरूरी है, ठीक है। हम लोग जिम जा रहे हैं मसल्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। हम अपनी बॉडी का डेवलपमेंट कर रहे हैं मसल्स को ग्रो करने के लिए, वो मसल जो आपके बॉडी को एक बेहतरीन शेप देता है। तो दोस्तों मसल्स का मेंटेनेंस, उसके डेवलपमेंट के लिए ये जो मायोजेनेसिस है ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मायोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ये मसल फाइबर्स को तैयार किया जाता है या बनाया जाता है, और इन्हीं मसल फाइबर्स की वजह से जो हमारा मूवमेंट है, बॉडी का अच्छा पोस्चर, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट किया जाता है। इन सब में मायोजेनेसिस का बड़ा उपयोग होता है। तो अभी जो एग्जाम 4 मिशन के तहत टारगेट है वो ये है कि जब कोई व्यक्ति एस्ट्रोनॉट जो है जो अंतरिक्ष में जाता है, तो अंतरिक्ष में ग्रेविटी तो है नहीं, माइक्रो ग्रेविटी है। माइक्रो ग्रेविटी के साथ साथ स्पेस वाली रेडिएशंस भी आपको देखने को मिलेंगी। तो स्पेस की रेडिएशन का उस व्यक्ति पे इंपैक्ट क्या पड़ता है, एक इंसान के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम देखते हुए आए हैं पिछले कुछ समय पर, रिसर्चेस भी हमको ये शो करती हैं कि जब जब कोई व्यक्ति एस्ट्रोनॉट यहां पर गया है, एस्ट्रोनॉट कहां पे गया है, अंतरिक्ष में गया है, तो उसकी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो छोटी हो जाती हैं या फिर कह सकते हैं कमजोर हो जाती हैं, मसल्स का लॉस हो जाता है, मसल्स कम हो जाती हैं, बॉडी ग्रोथ यहां पर कम हो जाती है। तो इसका उपाय क्या हो सकता है, वो अगर सोल्यूशन मिल जाए तो हमारे एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ के ऊपर में ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर वो स्पेस में चले भी जाते हैं। तो ये हमारा मेन टारगेट है इसके ऊपर में रिसर्च करने का। क्लियर हो गया, समझ गए बेहतरीन तरीके से। चलिए अगले न्यूज आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है सिमिलीपल टाइगर रिजर्व के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी इस प्रकार का टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, आपको हमेशा उसका लोकेशन पता होना चाहिए। कहोगे सर आपने सिमिलीपल टाइगर रिजर्व इतनी बार पढ़ा दिया है, नींद में भी कोई पूछ लेगा हम बता देंगे कहां पर है। तो ये तो याद होगा भाई, ओडिशा के अंदर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में करंट समय पर आपका ये सिमिलीपल टाइगर रिजर्व प्रेजेंट है, ठीक है। तो रिसेंटली चर्चाओं में आया क्योंकि ओडिशा की हाईकोर्ट ने हाल ही में एक नोटिस दिया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एजेंसी को, ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी को, ठीक है। और यहां पर बोला गया सिमिलीपल टाइगर रिजर्व के अंदर में एक इंपॉर्टेंट जगह, एक इंपॉर्टेंट स्थल है, ठीक है, जहां पे कुछ डेवलपमेंट वगैरह करने की बात हो रही थी, उस डेवलपमेंट के ऊपर में रोक वगैरह लगाई, जिस वजह से सिमिलीपल टाइगर रिजर्व न्यूज में आ गया। लेकिन एग्जाम के लिए जैसे मैंने आपको बताया, केवल और केवल वही चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो यहां पर आपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। सिलेबस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये कहते हैं कि भाई आप इसका लोकेशन पढ़ के जाइए, सिमिलीपल टाइगर रिजर्व एग्जैक्टली लोकेटेड कहां पर है। तो ओडिशा के अंदर मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में ये प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ की दो इंपॉर्टेंट वाटरफॉल है, एक जोरंदा है और दूसरी यहाँ पर बरही पानी करके वाटरफॉल है, दो वाटरफॉल। और याद रखना मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है तो मयूरभंज में एक बड़ा हाथियों का रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व, जहां पे हम एलिफेंट प्रोटेक्शन की बात करते हैं, प्रोटेक्शन की बात, तो यह है मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, याद रखना। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताओ सिमिलीपल टाइगर रिजर्व किसका पार्ट है, नीचे ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो वो मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा भी है, याद रखिएगा। बाकी इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 1956 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। और आज के समय पर दोस्तों एक बात जरूर से याद रखना कि सिमिलीपल टाइगर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के तहत भी एक इंपॉर्टेंट पहचान दी गई है यूनेस्को के माध्यम से। यहां से 12 नदियां गुजरती हैं, उन नदियों के बारे में ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, घास फूस पेड़ पौधे, ऑब्वियस सी बात है टाइगर रिजर्व है तो यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। अब कौन कौन से पेड़ पौधे की प्रजातियां हैं भाई, ये सब कुछ याद रखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बस खाली याद रखना कि हाँ सिमिलीपल टाइगर रिजर्व एग्जैक्टली कहां पर लोकेटेड है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब टाइगर की पॉपुलेशन यहां पर सबसे ज्यादा है, इसलिए हम लोग यहां पर इसको टाइगर रिजर्व का नाम भी देते हैं। चलिए अगली खबर पर आते हैं। यहां पर भी केवल और केवल एक्यूरेटेड इंफॉर्मेशन को याद रखना है, ज्यादा डिटेल्स आपको याद रखने की आवश्यकता है नहीं। मामला क्या बात करता है, एक फ्लावर की स्पीशी मिली है, प्लांट की स्पीशी मिली है, याद रखना कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी स्पीशी मिलती हैं, क्या याद रखना है? हाँ, कुछ कुछ स्पीशीज होती हैं जो याद रखना है। देखो अभी हम ओडिशा में घूम कर आ गए, उससे पहले हम अरुणाचल प्रदेश गए, नहीं अरुणाचल प्रदेश अब जाने वाले हैं, उससे पहले यहाँ पर हम लोगों ने मेघालय के बारे में डिस्कशन किया। ये जो प्लांट की स्पीशी मिली है इसका नाम है बेगोनिया नैशियोरम, तो ऐसे यहाँ पर इसका नाम है। ये नई प्लांट की स्पीशी है, पौधे की प्रजाति है,
ये कहाँ पे डिस्कवर की गई है? अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग में, याद रखना। अब दोस्तों आपको याद रखना आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ट्राइबल कम्युनिटी है जो यहाँ पर नैशी ट्राइब है, ठीक है, नैशी ट्राइब जो है, ठीक है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश पूरे राज्य की सबसे बड़ी ट्राइब यही नैशी ट्राइब है, याद रखिएगा। तो इसी ट्राइबल कम्युनिटी के नाम के ऊपर में इस प्लांट की स्पीशी का नाम भी रखा गया है बेगोनिया नेशोरम। क्लियर हो गया? तो फ्लावरिंग प्लांट की नई प्रजाति है, कहां पर मिलती है? ये केवल और केवल करंट समय पर अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में ही मिलती है, यहीं पर इसकी डिस्कवरी हुई है। इतना याद रखना। कौन से स्टेट में है, कैसे याद रखना है, वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी जो तीसरा पॉइंट केवल और केवल याद रखना है वो है इसका IUCN स्टेटस। IUCN के अंदर में इसको डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में कवर किया गया है, मतलब अभी के मामले में इसको लेकर हमारे पास में ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। अगर डेटा अवेलेबल होगा तो हम बता देंगे कि भाई यहाँ पर ये प्रजाति खतरे में है या किस लेवल पर है। तो अभी डेटा अवेलेबल नहीं है, तो डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में इसको रखा गया है। तो नंबर 1 पॉइंट, कहाँ से बिलोंग करती है? अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी के नाम पे ये नाम रखा गया है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश का नाम, सॉरी मैप आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया? समझ गए इस बात को? याद रखना जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। और 3 चीज़ें याद रखने के बोलिए, ज़्यादा कुछ यहाँ से याद रखने के लिए बोला नहीं है, ठीक। अगला न्यूज़ आर्टिकल, अगले न्यूज़ आर्टिकल में एक फंजाई के बारे में डिस्कशन हो रहा है। दोस्तों फंजाई वायरस एक ऐसे टॉपिक होते हैं जो UPSC के बहुत फेवरेट होते हैं, बहुत क्वेश्चंस यहाँ से बनाए जाते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पर एक नया फंजाई है और उस नए फंजाई के अंदर में नई रिसर्च की गई है जिस वजह से वो चर्चाओं में है। ये बेसिकली हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश हुआ था, बट हमने वहाँ पे डिस्कशन इसका नहीं किया है। तो आज यहाँ पे हम इसकी चर्चाएं करने वाले हैं, इसके ऊपर यहाँ पर बात करने वाले हैं। मामला क्या है? बोर्थरेटिस फंजाई के बारे में। हाल ही में जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया है, ठीक है, उसके जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये पाया कि जो ये बोर्थरेटिस फंजाई है, ठीक है, जिसको यहाँ पर नोबल रोड का नाम भी दिया गया है या बोर्थरेटिस सिनेरिया भी कहते हैं, इसको कॉपी नहीं किया जा सकता। इस फंजाई को कॉपी नहीं किया जा सकता। कॉपी करने के लिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की कॉपी करनी है तो उसके लिए DNA क्रोमोसोम्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्रोमोसोम्स वगैरह की रिक्वायरमेंट पड़ती है। यहाँ पर दोस्तों जो क्रोमोसोम है उसका जो स्ट्रक्चर है इस फंजाई में वो बिल्कुल अलग होता है, इस वजह से कॉपी करना इसको आसान है नहीं। तो यही हमारा जो नया रिपोर्ट है वो करंट समय पर पब्लिश हुआ है। तो क्वेश्चन बन सकता है आपसे बोर्थरेटिस फंजाई के बारे में। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा जानी मानी प्रजाति है, फंजाई की प्रजाति है। ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं बड़ा इन्फेक्शन ये फैलाती है, ऐसा फंगल इन्फेक्शन फैलाती है, स्पेशली जो हमारे फ्रूट्स हैं या मरे हुए प्लांट्स हैं उनको बहुत बुरा टारगेट बनाती है अपना, ठीक है। तो ये जो फंजाई होता है, ये फंजाई अगर किसी प्लांट को अटैक करता है तो अटैक करने से पहले इसको कुछ पोषण चाहिए होता है, कुछ एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी कहाँ से लेता है? कोई मरा हुआ प्लांट है, कोई डैमेज प्लांट इशू है, कोई बहुत पुराना सा फूल वगैरह सड़ रहा है, तो वहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स ले लेगा और न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद में, पोषण लेने के बाद में क्या करेगा? उन्हीं टिश्यूज़ को ये खाना शुरू करेगा और धीरे धीरे करके ये जो इन्फेक्शन है वो इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, फिर ये इन्फेक्शन हेल्दी प्लांट टिश्यूज़ में फैलना शुरू हो जाएगा। जो हमारे हेल्दी प्लांट हैं, खराब प्लांट जो थे वहाँ से उन्हें ताकत भरी, वहाँ से न्यूट्रिएंट पोषण को अपने बॉडी के अंदर में इंट्रोड्यूस किया और उसी पोषण का इस्तेमाल करके अब ये हेल्दी प्लांट को अटैक करते हैं और हेल्दी प्लांट को अटैक करने के बाद में उनको भी धीरे धीरे करके सड़ा देते हैं, उनको भी इन्फेक्ट कर देते हैं। तो ये जो फंगस उन फ्रूट्स के अंदर में लगती है, प्लांट्स में लगती है, वो थोड़ा सा ब्राउनिश कलर की होती है, हल्का सा ब्राउन कलर उसमें देखने को मिलेगा। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है या जो ये फंगाई है, ये सबसे ज़्यादा जो हमारे फल हैं मैंने आपको बताया उनको अटैक करता है। बर्ड्स, स्टेम, लीव्स, रूट, इनको सबसे ज़्यादा अटैक करता है ये, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर ग्रेप्स, जो हमारे अंगूर हैं, क्योंकि अंगूर की ऊपर की खाल है नरम, तो उसके अंदर भीतर तक जाना काफ़ी आसान हो जाता है। जाने के बाद में उस अंगूर के अंदर में जो वाटर है, ठीक है, जो नमी है वो सारे वाटर को ये ख़त्म कर देता है, जिससे वो अंगूर सुकड़ जाता है। समझ रहे हैं? ये क्लियर हो गया। बाकी मैंने आपको बता दिया। रीज़न यहाँ पर ये बोला जा रहा है इसको कॉपी क्यों नहीं किया जा सकता। कॉपी इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इस फंजाई को लेकर एक नया इंपॉर्टेंट डिटेल, नया इंपॉर्टेंट रिसर्च आता है हमारे लिए। नया रिसर्च यह है, नो सिंगल न्यूक्लियस कंटेन्स अ कंप्लीट क्रोमोसोम सेट। देखो एक्चुअली में क्या होता है, अब देखो जब आप लोग प्लांट सेल के बारे में पढ़ते हैं तो वो अलग हैं, एनिमल सेल्स अलग हैं, ह्यूमन सेल्स अलग हैं। जैसे ह्यूमन की बात करेंगे तो हमारी बॉडी बनी कैसे है? हमारी बॉडी ऐसे मिलियंस ऑफ मिलियंस सेल्स से मिलकर बनी है जिसको बोलते हैं कोशिकाएं।
सेल का स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा दिखाई देता है। सेल में आपका यहाँ पर होता है एक न्यूक्लियस, इसी न्यूक्लियस में यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम, इसी क्रोमोसोम के अंदर में क्या प्रेजेंट है, डीएनए। समझ रहे हैं? तो ये हर एक न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का एक सेट होता है, ये सेट होना जरूरी है। समझ रहे हैं? जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, आगे हम इन सब चीज़ों की कॉपी कर सकते हैं। लेकिन इस फंजाई के अंदर में खास बात यह हुई कि कोई भी सिंगल न्यूक्लियस, यानी कोई भी जो इस पूरे फंजाई का न्यूक्लियस होता है, उसमें कंप्लीट क्रोमोसोम का सेट है ही नहीं। इनके क्रोमोसोम छितराए हुए हैं, इधर उधर फैले हुए हैं, ये बताया जाता है। इसलिए ये जो फंजाई है इसकी कॉपी तैयार नहीं की जा सकती ताकि इस पर रिसर्च कर सकें। और ये फंजा इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स को ये रिलीज करता है, जैसे ऑक्सैलिक एसिड जो है ये रिलीज करता है। याद रखिएगा कि ऑक्सैलिक एसिड को ये फंजाई रिलीज कर सकता है। अगर रिलीज कर सकता है तो वो कौन सा फंजाई है जो हाल ही में चर्चाओं में है, नाम मैं आपको यहाँ पर शेयर कर चुका हूँ। समझ गए? क्लियर हो गया? चलिए अगली न्यूज आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है ट्रेकोमा के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट सर, हमने बहुत बार पढ़ लिया है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है नेक्स्ट ईयर पॉसिबिलिटी है कि ट्रैकोमा को लेकर यूपीएससी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा। कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी लगती है, तो पढ़ के जरूर से जाइएगा, क्योंकि डिजीज का भी एक पार्ट आता है। डिजीज को लेकर हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन का मतलब 2 या 4 मार्क्स। 2 या 4 मार्क्स में रैंक ऊपर नीचे लाखों में हो जाएगी, याद रखना। तो क्वेश्चन कहीं से भी स्किप नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले से ही तैयार करो, पढ़ के जाना। ट्रैकोमा की जब बात होती है तो ये न्यूज़ में क्यों है, पहले तो सर ये बता दो। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि हाल ही में मन की बात का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम का यहाँ पर पूरी तरह से जो ये प्रोग्राम इवेंट है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस इवेंट के तहत हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने मेंशन किया कि जो इंडिया है वो करेंट समय पर डिक्लेयर कर दिया गया है फ्री ऑफ ट्रैकोमा। ये जो ट्रैकोमा है, अब भारत में ये पूरी तरह से बीमारी खत्म हो चुकी है। ये ट्रैकोमा एक प्रकार की आई डिजीज है, आंख में इन्फेक्शन होता है, याद रखिएगा। पूछ लेगा ट्रैकोमा किस चीज से रिलेटेड है, आई इन्फेक्शन से रिलेटेड है। और ये किससे होता है, एक बैक्टीरिया से होता है। कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि बताओ ये बीमारी रिसेंटली चर्चाओं में थी, ये बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज जो वायरस से होती है, बैक्टीरियल डिजीज जो बैक्टीरिया से होती है। ट्रैकोमा यहाँ पर एक बैक्टीरिया से होता है, याद रखिएगा। उस बैक्टीरिया का नाम आपके दिमाग में होना चाहिए जिसका नाम है क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्या नाम है? क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ये बैक्टीरियम का नाम है। इसकी वजह से आंखों में सूजन होनी शुरू होती है। जो ऊपर की आईलिड है, जो आंख दिखा, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो ऊपरी भाग आपको दिख रहा है दोस्तों, ये थोड़ा सा सूज जाता है। सूजने के बाद में जो हमारी ऊपर की आईलिड है, वो आईलिड कहीं ना कहीं आंखों में जाती हैं। ठीक है, जो आई लैशेस है, सॉरी, जो आई लैशेस हैं हमारे, जो पलकें हैं, वो आंखों में जाती हैं। और आंखें में जाती हैं, ये आई लैशेस आंखों में जाने के बाद में जो हमारा कॉर्निया है, भीतर वाला हिस्सा है आंखों का, उसको स्क्रैच करती हैं। और स्क्रैच करते करते हमारे आंखों में एक घाव बना देती हैं। इतना ज़्यादा घाव कि इससे एक व्यक्ति को दिखना बंद हो सकता है, यानी कि वो ब्लाइंडनेस की स्टेज तक जा सकता है, अगर सही समय पर इस पूरे बैक्टीरिया को रोका नहीं गया या इस इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं किया गया। तो ये ब्लाइंडनेस एक ऐसी ब्लाइंडनेस की सिचुएशन में लेकर जाएगा जो इररिवर्सिबल हो गई। कहने का मतलब यह है कि उस ब्लाइंडनेस को ठीक भी नहीं किया जा सकेगा। तो ये है दोस्तों यहाँ पर ट्रैकोमा को लेकर एक पर्टिकुलर इशू, जिसको यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सर ये ट्रैकोमा कैसे फैलता है। तो एक कॉन्टेगियस स्प्रेडिंग डिजीज है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में आराम से, जिसको एक मान लो नॉर्मल व्यक्ति है और एक व्यक्ति वो है जिसको ट्रैकोमा हुआ है। वो नॉर्मल व्यक्ति उस ट्रैकोमा से पीड़ित इंसान के आंखों के कांटेक्ट में आता है, उसके आईलिड के कांटेक्ट में आता है, तो ये बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर देगा उस नॉर्मल व्यक्ति को भी। और अगर सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं दिया तो मैंने आपको बताया जो ब्लाइंडनेस की स्टेज आएगी वो बहुत डिजास्ट्रस होगी, इररिवर्सिबल होगी, यानी उस ब्लाइंडनेस को फिर दूर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और फिर क्वेश्चन बन जाएगा दोस्तों ट्रैकोमा को लेकर कि बताओ ट्रैकोमा कहाँ कहाँ पर मिलता है आज के समय पर। देखो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑलरेडी ट्रैकोमा को एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डिक्लेयर कर दिया है। अब क्वेश्चन यह है कि सर ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज कौन सी होती हैं। ये वो बीमारियां होती हैं जिनके ऊपर में आज हम लोग ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं, और ज़्यादा अटेंशन ना देने की वजह से इन पे ज़्यादा रिसर्च नहीं की जाती है। ज़्यादा रिसर्च नहीं की जाएंगी तो ज़्यादा हमारे पास में अल्टीमेट सॉल्यूशंस इन बीमारियों के नहीं होते हैं, याद रखिएगा। तो क्लियरली जो हमारा ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ हैं वो डिजीज़ हैं जिसको हम लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया है। और ये वायरस से फैलने वाली भी हैं, बैक्टीरिया से फैलने वाली भी हैं, हेलमिंथ से और प्रोटोजोआ से भी फैलने वाली भी हैं।
जो ट्रैकोमा है ये भी आपका नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है। और ट्रैकोमा के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये भी बैक्टीरिया की वजह से होती है, स्पेशली जो क्लाइमीडिया ट्रैकोमैटिस बैक्टीरिया है उसकी वजह से होता है। तो यहाँ पे देखोगे बैक्टीरिया की वजह से ट्रैकोमा भी होता है। ये एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है, क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। अब भारत सरकार ने ढेरों इनिशिएटिव चला रखे हैं यहाँ पर इस ट्रैकोमा जैसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम 1963 के अंदर में, ठीक है। फिर उसके अलावा 2017 में रिजल्ट के तौर पे देखोगे तो इंडिया में कोई भी इन्फेक्शन यहाँ पर निकल कर नहीं आया। हमने लगातार निगरानी बना के रखी सारे केसेस के ऊपर में, देन सर्वे भी हुआ। देन यहाँ पर आप देखोगे फाइनली WHO ने डिक्लेयर कर दिया कि जो इंडिया है, भारत ने ट्रैकोमा को एलिमिनेट कर लिया है एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पे तो हमने यहाँ पर इसको ख़त्म कर दिया है। तो ट्रैकोमा की आज बड़ी समस्या इंडिया में नहीं है। लास्ट में यहाँ पर WHO ने कुछ रिकमेंडेशन भी शेयर किया। रिकमेंडेशन ये बोला है, WHO कहता है कि भाई हम ट्रैकोमा को ख़त्म करने के लिए सेफ स्ट्रैटेजी का यूज़ कर सकते हैं। किस चीज़ का? सेफ स्ट्रैटेजी का। एक जो S है ना सेफ का, S से हो गया सर्जरी करना, सर्जरी करोगे तभी ट्रैकोमा को दूर किया जा सकेगा। या A से हो गया एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, क्योंकि बैक्टीरिया को मारने के लिए आप एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे, है ना। या फेशियल क्लीननेस, चेहरों को साफ लगना ताकि कोई बैक्टीरिया आपकी आंखों को इन्फेक्ट ना करे। फिर एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट करना, जो पीने का पानी है वो साफ सफाई रखना वहाँ पर, ताकि कोई भी बैक्टीरिया हमारे बॉडी तक ये पहुँच ना पाए, जिससे ये ट्रैकोमा नाम की जो समस्या है वो प्रॉब्लम में हमें डाल दे। तो ये था दोस्तों यहाँ पर आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो सभी सोर्सेज में बहुत रेलिवेंट हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। आज के लिए प्रीलिम्स के लिए यही फैक्ट्स पढ़ने हैं। मेंस के लिए अगर कुछ आपने तैयार करना है कि सर मेंस के लिए क्या पढ़े, तो अभी आपका द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस अपलोड होगा सीधे 9 बजे। तो 9 बजे मेरे साथ में सभी लोग लाइव जुड़ना मत भूलिएगा, टाइम पर वीडियो में आ जाना। 9 बजे हम अपने पूरे अखबार को कवर करेंगे। वहाँ पे केवल मेंस ही नहीं, प्रीलिम्स के लिए भी छोटे आर्टिकल्स निकालता हूं, एडिटोरियल, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, साइंस एंड टेक, एवरीथिंग, सभी चीज़ें वहाँ पर कवर की जाती हैं। तो द हिंदू वहाँ पे कवर हो जाता है। द हिंदू के अलावा बचा आपका इंडियन एक्सप्रेस, ये बाकी सारे PIB, डाउन टू अर्थ वगैरह वगैरह सोर्सेस, वो यहाँ पे कवर हो जाता है। दोनों वीडियोस को शेड्यूल में ऐड करो, ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। नॉर्मली अगर आप देखोगे दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो वीडियो अपलोड हो रहे हैं वो भी 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट, जिसमें 2 घंटा लग जाता होगा। यहां पर मैं 2 वीडियोस उतने समय में कवर कर रहा हूं, 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट का आपका द हिंदू का वीडियो, बाकी 30 to 40 मिनट्स आपके इस वाले लेक्चर में लग जाएंगे, जिसमें आपको हॉलिस्टिक कंटेंट मिलेगा। ठीक है, कम समय में क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी, दोनों चीजें। ठीक, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।